नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बजट पर दो बड़ी खबर, डिजिटल ट्रांजैक्शन सस्ता और आसान होने के आसार। मुख्यमंत्रियों ने की ट्रांजैक्शन चार्ज हटाने की सिफारिश, तो माइक्रो एटीएम और पीओएस मशीन बनाने वालों को मिलेगी बजट में छूट। छोटी आईटी कंपनियों को बजट में बड़ी राहत संभव, मिल सकती है इनकम टैक्स में राहत। 3 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनियों को मिलेगा फायदा। इनकम टैक्स में लेडीज को जो रिबेट है 2.5 लाख, इसको बढ़ा देना चाहिए। मुझे ये है कि ट्यूशन फी को जो है उस स्लैब से सेपरेट कर देना चाहिए। देश के वित्त मंत्री से घर की होम मिनिस्टर की फरियाद, हमारी खास मुहिम टैक्स कटाव आंदोलन में बोली महिलाएं, बजट में कम हो टैक्स का बोझ। तेजी की पिच पर शेयर बाजार, सेंसेक्स 250 पॉइंट से ज्यादा उछला तो निफ्टी भी 8,450 के पार। दिसंबर तिमाही में एचडीएफसी बैंक के बेहतर नतीजे, काबू में एनपीए तो मुनाफा भी 15% बढ़ा, लेकिन भारतीय एयरटेल ने किया निराश, मुनाफे में 65% की गिरावट। हेल्दी फूड प्रोडक्ट के नाम पर सेहत के साथ खिलवाड़, कंपनियां करती हैं मनगढ़ंत दावे, सीएससी की रिपोर्ट में सच आया सामने। वीडियोकॉन ने लॉन्च किया लखटकिया हाइब्रिड एसी, बिजली और सोलर पावर दोनों से ही चलेगा एयर कंडीशनर। आवाज एट 9 की शुरुआत बजट की खास खबरों के साथ। तो बजट पर आज दो बड़ी खबरें हैं। सरकार डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए बजट में ठोस ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक माइक्रो एटीएम, पॉइंट ऑफ सेल मशीन जैसे इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों के लिए टैक्स रियायतें दी जा सकती है। पूरी खबर के लिए हमारे साथ आ गए हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, डिजिटल पेमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी वाकई एक बड़ी समस्या है, तो इसे दूर करने के लिए सरकार अब इस बजट में क्या खास करने जा रही है? दरअसल सरकार इस बजट में ये ऐलान कर सकती है कि अगर कोई कंपनी डिजिटल ट्रांजैक्शन को मूर्त रूप देने के लिए कोई मशीन बनाती है, कोई ऐसा इक्विपमेंट बनाती है, तो उस पर कई सारी टैक्स रियायतें दी जाएंगी। मान लिया जाए डिजिटल ट्रांजैक्शन में जो इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन, अगर कोई कंपनी ये मशीन बनाती है तो इसके लिए अगर कच्चा माल इंपोर्ट करती है या फिर कंपोनेंट इंपोर्ट करती है, तो कंपोनेंट इंपोर्ट करने पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा। ये जो कंपोनेंट है ये बनाने पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। इसी तरह अगर आप माइक्रो एटीएम बनाते हैं, फिंगरप्रिंट रीडर्स बनाते हैं या फिर आप बायोमेट्रिक रीडर्स बनाते हैं, तो इन सारी चीजों को बनाने पर आपको कोई भी एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। इसे बनाने के लिए अगर कुछ आप इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट ड्यूटी भी आपको नहीं देनी पड़ेगी या फिर इस ड्यूटी में अच्छी खासी कटौती की जा सकती है। इससे पहले सरकार ने यह घोषणा की थी कि पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी नहीं लगेगी। इन सब की मियाद 31 मार्च 2017 यानी 2 महीने बाद खत्म हो रही है। तो सरकार इस एक्साइज ड्यूटी और साइड से छूट देने की मियाद को अगले 1 साल तक के लिए बढ़ा सकती है। और इन सब का मकसद यह है कि भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने वाली मशीन बनना शुरू हो जाए, क्योंकि अभी तक करीब 75 से 80% हम इंपोर्ट करते हैं ऐसी मशीनों को जो कि काफी महंगी होती है, जबकि भारत में कई सारी ऐसी कंपनियां जो ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं। तो सरकार चाहती है ऐसे प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनियों को बढ़ावा दिया जाए ताकि भारत में सस्ते में ऐसी मशीनें बन सके और जो 20 लाख ऐसी मशीनों की जरूरत बताई जा रही है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जा सके और डिजिटल ट्रांजैक्शन का लक्ष्य भी पूरा हो। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस खबर के लिए, इस डिटेल के लिए। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश होगी बजट में, लेकिन उससे पहले डिजिटल ट्रांजैक्शन सस्ता हो लेकिन कैश में ट्रांजैक्शन महंगा पड़ सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्रियों के पैनल ने सिफारिश कर दी है कि 50,000 और उससे ऊपर की नकदी के लेन देन पर कैश टैक्स लगाया जाए और डिजिटल पेमेंट करने पर ट्रांजैक्शन चार्ज ना लिया जाए। चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाले इस पैनल ने छोटे पेमेंट पर चार्ज खत्म करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही बड़े ट्रांजैक्शन में राहत की मांग भी रखी गई है। AP is to be promoted by incentivizing and not charging MDR. This is very crucial recommendation. No MDR at all. And also cost of communication should be 0. तो इस खबर पर और ज्यादा डिटेल के लिए बात करेंगे अपनी संवाददाता दीपाली नंदा से। दीपाली, क्या डिजिटल पेमेंट को सस्ता बनाने के लिए मुख्यमंत्रियों के पैनल ने इस सिफारिश के अलावा और क्या बड़ी सिफारिशें रखी हैं, डिटेल में बताएं।
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्रियों के पैनल ने जो बड़ी सिफारिश की है वो ये कि जो MDR रेट है यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लो वैल्यू ट्रांजैक्शन पर पूरी तरह से हटा देना चाहिए और अगर हम बड़ी रकम की ट्रांजैक्शन की बात करें तो उसमें भी रिडक्शन किया जाना चाहिए। साथ ही साथ आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम पर भी जोर देने की सिफारिश इस रिपोर्ट में की गई है और इसके अलावा लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए खासतौर पर गांव देहातों में डिजिटल इंडिया मुहिम को ले जाने के लिए जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उन्हें इंसेंटिवाइज किया जाए, उनकी मार्जिन या कमीशन में बढ़ोतरी की जाए। तो ये 3 बड़ी सिफारिशें जो हमें अपने सूत्रों से जानकारी मिल रही है उस मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। अब देखना होगा कि किस तरह से सरकार आगे का रोड मैप बनाती है। बिल्कुल दीपाली, और यहाँ पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम दर्शकों को जरूर बताएं कि CNBC आवाज पे लगातार ये मुहिम चली है कि चार्ज घटाओ और डिजिटल बढ़ाओ और अब इसी मुहिम पे एक तरीके से मुख्यमंत्रियों के पैनल की कमेटी ने ठप्पा लगाया है कि अगर आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना है तो आपको MDR जैसे चार्जेस खत्म करने होंगे या कम से कम उन्हें मिनिमम पे लाना होगा, घटाना होगा, तभी डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा। तो CNBC आवाज की मुहिम का एक असर तो होता हुआ दिख रहा है। इधर आगे बढ़े और दूसरी बात करें तो छोटी और मझोली IT कंपनियों को बजट में सरकार बड़ी सौगात दे सकती है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री अरुण जेटली STPI यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया स्कीम के तहत इनके लिए इनकम टैक्स में छूट का ऐलान कर सकते हैं। दीपाली हमारे साथ बनी हुई है। दीपाली, किन IT कंपनियों को इसका फायदा मिलेगा और कितने वक्त के लिए? हमें जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है वो ये कि STPI यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया स्कीम के तहत छोटे मझोले IT फर्म्स को इनकम टैक्स में छूट दी जा सकती है। खासतौर पर वो IT फर्म्स जिनकी एनुअल टर्नओवर 2.5 से 3 करोड़ रुपए के बीच में है, उन्हें इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 10A के तहत ये इनकम टैक्स छूट दी जा सकती है। STPI के तहत इस पूरी स्कीम की अवधि 5 साल की हो सकती है, जिसमें 3 साल का सनसेट क्लॉज को भी शामिल किया जा सकता है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि 2011 में STPI के तहत मिलने वाली इनकम टैक्स की छूट को बंद कर दिया गया था, जिसके चलते जो छोटे शहर हैं वहां से हमने देखा था कि काफी सारी IT कंपनियां SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरफ चली गई थी। अब सरकार को उम्मीद है कि डिजिटल इंडिया के लिहाज से एक कदम काफी मददगार साबित होगा। इसके जरिए छोटी IT फर्म्स को काफी सहायता मिलेगी कि वो छोटे शहरों में अपनी फर्म्स का विस्तार कर सकें। बहुत शुक्रिया। तो इस बजट में IT कंपनी तो खासतौर पे छोटी फर्म्स को इंतजार रहेगा क्योंकि सरकार उनके लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। और बात हमारी खास पेशकश टैक्स घटाओ आंदोलन की। नोटबंदी का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट महिलाओं पर पड़ा है। एक तो उनकी सालों की बचत एक झटके में बैंक में जमा हो गई, दूसरा स्मॉल सेविंग की दरें कम होने से भी उनको चपत लगी। ऐसे में घर की होम मिनिस्टर इस बजट में देश के वित्त मंत्री से टैक्स का बोझ कम करने की फरियाद कर रही हैं। पूरा देश अलग अलग मुद्दों पर एक हो या ना हो, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जिसपे सभी आपको एक नजर आएंगे और वो है कि टैक्स घटने चाहिए। और यही फरियाद हम भी लेकर आए हैं बजट से ठीक पहले। मेरे साथ जुड़ी हैं कुछ महिलाएं जो रखेंगी अपनी विश लिस्ट। अंजू जी ये मेरे साथ होम मेकर हैं, अपने पति को बिजनेस में भी हाथ बटाते हैं। अंजू जी क्या चाहती हैं आप इस बजट में? कोई टैक्स है जिससे छुट्टी चाहती हैं? सर्विस टैक्स जिससे हमारा खर्चा बढ़ता है, हम पे नहीं करना चाहते। दूसरा हम स्वच्छता टैक्स, एजुकेशन सेस बहुत खुशी से पे कर रहे थे, पर स्वच्छता है कहाँ? ये जो इनकम टैक्स में लेडीज को जो रिबेट है 2.5 लाख, इसको बढ़ा देना चाहिए, 4.5 या 5 कर देना चाहिए। ट्यूशन फी को जो है उस स्लैब से सेपरेट कर देना चाहिए, बिकॉज उसकी लिमिट में वो ट्यूशन फी एडजस्ट होने के बाद कुछ बचता ही नहीं है। सो ट्यूशन फी शुड बी सेपरेट। इतना हासिल है अकाउंटेंसी का हम्बल टैक्स पेयर के लिए, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए। इतने पेपर्स आई बिलीव 7 इयर्स तक रखने पड़ते हैं उन्हें। टैक्स घटाओ ताकि हमारे बजट थोड़े तो सिस्टम में आए, नहीं तो बचत हो ही नहीं रही है, बहुत कम हो गई है और हमारे अपने खर्चे संभालने थोड़े मुश्किल हो रहे हैं। बजट में वित्त मंत्री क्या कुछ लेकर आते हैं इन महिलाओं के लिए, उस पिटारे में अच्छी खबर निकलती है या हाथ में कुछ नहीं लगता है?
इधर नोटबंदी के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए कैबिनेट ने आज कोई बड़ी योजनाओं को मंजूरी दे दी। अब गांव में घर बनाने या पुराने घर के विस्तार के लिए 2 लाख रुपए के कर्ज पर ब्याज में सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा किसानों को कृषि कर्ज में 2 महीनों का ब्याज भी माफ किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में आज वरिष्ठ पेंशन बीमा स्कीम को भी मंजूरी दी गई। साथ ही कैबिनेट ने IIM बिल को भी मंजूर कर लिया, जिसके बाद अब IIM में डिप्लोमा की जगह डिग्री मिलेगी। बात कर लेते हैं शेयर बाजार की। तो आज शेयर बाजार में शानदार तेजी रही। बजट से पहले ताजा खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग के कारण सेंसेक्स में 258 तो निफ्टी में 84 पॉइंट की तेजी रही। इसके अलावा विदेशी बाजारों से मिले अच्छे संकेतों से भी बाजार को सहारा मिला। आज बैंकिंग शेयरों में जोरदार खरीदारी रही। मेटल, इंफ्रा, ऑटो शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। वहीं IT शेयरों पर हल्का दबाव रहा। अच्छे नतीजों के दम पर आज HCL टेक, L&T फाइनेंस और सोमानी सेरामिक्स में तेजी देखने को मिली। दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल के तीसरी तिमाही के नतीजे निराशाजनक रहे और कंपनी की आय और मुनाफे पर दबाव देखने को मिला है। कंपनी के मुनाफे में 65% की गिरावट आई है और ये 503 करोड़ रुपए रह गया है, जबकि आय करीब 5% गिरकर 23,335 करोड़ रुपए रही है। वहीं मार्जिन 38.40% से गिरकर 36.73% पर आ गए हैं। कंपनी का कहना है कि बढ़ते कंपटीशन की वजह से नतीजों पर यह दबाव दिख रहा है। इधर HDFC बैंक ने उम्मीद से बेहतर नतीजे दिए हैं। बैंक का मुनाफा 15% की बढ़त के साथ 3,865 करोड़ पर पहुंचा है, जबकि बैंक की NII यानी ब्याज से होने वाली कमाई 7,069 करोड़ पर से बढ़कर 8,309 करोड़ रुपए पर आ गई है। दिसंबर तिमाही में बैंक की प्रोविजनिंग में कमी देखी गई है। बैंक की प्रोविजनिंग 749 करोड़ से घटकर 716 करोड़ रुपए पर रह गई है, जबकि बैंक के डूबे कर्ज यानी NPA में कोई खास बढ़ोतरी नहीं दिखी है। HCL टेक के दिसंबर तिमाही के नतीजे भी अच्छे रहे हैं। कंपनी की आय 11,519 करोड़ से बढ़कर 11,814 करोड़ रुपए रही है, जबकि मुनाफा 2,015 करोड़ से बढ़कर 2,062 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कंपनी की डॉलर आय 172 करोड़ से बढ़कर 174 करोड़ रुपए रही है, जबकि मार्जिन 20.1% से बढ़कर 20.38% रहा है। और आवाज एट 9 में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हेल्दी फूड प्रोडक्ट के नाम पर सेहत के साथ हो रही है खिलवाड़। देखिए इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और अब बात करेंगे आपकी सेहत की। मशहूर फूड ब्रांड्स आपको भ्रामक जानकारियां देकर आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। CSC की हेल्थ फूड रिपोर्ट को देखकर आप हिल जाएंगे। जिन प्रोडक्ट्स को आप सेहतमंद समझकर बेफिक्र होकर खा रहे हैं वो आपको बीमार बना सकते हैं। जी हां, CSC की रिपोर्ट में क्या कहा गया है इस बारे में और बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, हेल्दी फूड को लेकर CSC की इस रिपोर्ट में क्या खुलासे किए गए हैं? जी, CSC ने लगभग कई सारे ऐसे ब्रांड्स के बारे में पड़ताल की कि उनके जो दावे हैं, जो एडवर्टीजमेंट वो करते हैं, वो कितने सच हैं और उसका सेहत पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। CSC ने खुद से कोई लैब टेस्टिंग नहीं किया है इसे लेकर। उन्होंने जो उनके पैकेट पे जो जानकारी लिखी रहती है उनके आधार पर ही ये रिपोर्ट बनाई है, लेकिन जो रिपोर्ट है वो काफी चौंकाने वाली है। रिपोर्ट में यह पाया गया है कि ये प्रोडक्ट जितना बताते हैं उससे ज्यादा छुपाते हैं। उदाहरण के लिए कई सारे जो ऐसे बिस्किट्स हैं, चाहे वो ब्रिटानिया का हो या सनफीस्ट का हो, जो ये कहता है कि वो डायबिटीज में बहुत आपकी मदद करता है क्योंकि उसमें शुगर नहीं है, लेकिन उन बिस्किट्स की जब पड़ताल की गई तो पाया गया कि उनमें लगभग 20% तक फैट कंटेंट पाया जाता है, जिससे कैलोरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब कैलोरी बढ़ेगी तो वो डायबिटीज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो डायबिटीज फ्रेंडली होने का जो दावा है वो इन सारे जो बिस्किट्स के ब्रांड्स हैं उन पे नहीं लागू होता है। इसके अलावा कई सारे जो हेल्थ ड्रिंक्स है, कॉर्नप्लान हुआ, हॉर्लिक्स हुआ या फिर बॉर्नवीटा हुआ, ये सारे दावा करते हैं कि इससे आपकी सेहत अच्छी होगी, इससे आपके इम्यून जो सिस्टम है वो मजबूत होगा, लेकिन इन सब में ये पाया गया कि जो शुगर कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है, जरूरत से काफी ज्यादा है, जो नॉर्म्स बने हुए हैं उससे कहीं ज्यादा है। ये जानकारियां या तो ये अपने पैकेट्स पे लिखते नहीं है, अगर लिखते भी हैं तो ये नहीं बताते हैं कि इतने कंटेंट से आपकी सेहत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक इसी तरह से ओट और पास्ता या जो नूडल्स हैं इनके बारे में भी यही जानकारियां हैं कि इनमें तो यहां तक पाया गया कि जो मैगी है, आटा नूडल्स कहती है कि ये बहुत आपकी सेहत के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें आटा है, ये मैदा नहीं है इसमें, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि इसमें सोडियम कितना है। तो इस तरह की कई जानकारियां कई सारे प्रोडक्ट्स की CSC ने अपने इस रिपोर्ट में जारी की है।
और वाकई ये बड़ी चिंताजनक बातें हैं कि जिन चीजों को आप हेल्दी फूड के नाम पर खा रहे हैं, आपको लग रहा है कि इससे तो सब बढ़िया होने वाला है और मैं अपने आप को बड़ा रिस्ट्रिक्ट करके सिर्फ यही खा रहा हूं, वो दरअसल आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो क्या कंपनियों के इस गोलमाल पर नजर रखने के लिए कोई रेगुलेटरी सिस्टम नहीं है देश में? इसको लेकर एक कानून 2011 में बना था पैकेजिंग और लेवलिंग को लेकर, लेकिन वो बहुत शुरुआती लेवल का कानून है। 2016 में उसमें कुछ बदलाव भी किए, लेकिन उसमें सिर्फ 2-3 ऐसे कंटेंट है, ट्रांस फैट या जो फाइबर है उसको लेकर जानकारियां लिखने को कहा गया। लेकिन अगर शुगर कंटेंट है मान लीजिए या फैट कंटेंट है तो कितना होना चाहिए, क्या वो जरूरत से ज्यादा है, लेस है या मोर है, इस तरह की कोई जानकारी फिलहाल नहीं रखी गई। जबकि कई सारे जो यूरोपियन देशों हैं उनमें ये नॉर्म्स आ चुके हैं कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आप जितना शुगर ऐड कर रहे हैं, आप जितना उसमें जो सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, ये सारे कंटेंट का इंपैक्ट हेल्थ पे क्या होगा, क्या वो ज्यादा है या कम है, ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए अगर कोई अगर ऐसा प्रोडक्ट है जो कहता है कि हम होल ग्रेन का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट में, ये आपकी सेहत के लिए बहुत हेल्दी है क्योंकि ये होल ग्रेन है, तो ये सही है कि हेल्दी है, होल ग्रेन हेल्दी होता है। लेकिन अगर उसे यह भी बताना होगा कि जब उसी होल ग्रेन में बहुत ज्यादा हम शुगर ऐड कर देते हैं, बहुत ज्यादा फैट ऐड करते हैं, तो वो हेल्दी बिल्कुल नहीं रह जाता। तो इस तरह की जानकारियां अभी तक फिलहाल हमारे यहां नहीं है। फिलहाल अगले 4 महीने के अंदर ऐसा माना जा रहा है कि लेवलिंग के जो नॉर्म्स है उसमें कुछ बदलाव आएंगे और तब हमें देखना होगा कि क्या जो ये कंसर्न्स है उनको एड्रेस किया जाता है या नहीं। रोहन, बहुत शुक्रिया इस बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो अगली बार जब भी कोई हेल्थ फूड आप खरीदें तो सारी बातों को ध्यान में जरूर रख लें और इस भुलावे में बिल्कुल ना रहें कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा सेहतमंद है, उल्टा ये आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, जिस तरह से सीएसी की इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी को न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट ने सम्मानित किया है। ये विशेष सम्मान नीता अंबानी को शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान के साथ साथ कला को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। नीता अंबानी पहली दक्षिण एशियाई हैं जिन्हें यह सम्मान दिया गया है। इस मौके पर नीता अंबानी ने कहा कि यह सम्मान उन्हें और रिलायंस फाउंडेशन को और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करेगा। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कि कैसी है यामाहा की नई बाइक। यामाहा मोटर्स ने प्रीमियम बाइक सेगमेंट की FZ सीरीज में एक नई बाइक आज लॉन्च की है। इस बाइक का नाम है FZ25 और इसकी कीमत है 1,19,000 रुपए। इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें 20 bhp पावर देने वाला 250 cc का इंजन लगा है। ये इंजन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पर काम करता है जो 5 स्पीड गियर के सहारे पहियों को रफ्तार देते हैं। वीडियोकॉन ने सोलर पावर से चलने वाला पहला एयर कंडीशनर लॉन्च किया है। ये एक हाइब्रिड एसी होगा जिससे बिजली और सोलर पावर दोनों से चलाया जा सकता है। 1 टन के इस एसी की कीमत होगी 99,000 रुपए। तो 1.5 टन के एसी के लिए आपको 1,39,000 रुपए खर्च करने होंगे। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। लगातार जुड़े रहिए हमसे ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।